और आज प्रश्नकाल में सवाल मोदी के नेपाल दौरे का। सवाल यह है कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने 4 साल के कार्यकाल में तीसरी बार नेपाल जाने की जरूरत क्यों पड़ गई, वो भी उस नेपाल में जो सालों से भारत का करीबी पड़ोसी देश रहा है। लेकिन सच्चाई यह है कि बीते कुछ सालों में भारत और नेपाल के बीच के रिश्तों की मजबूती पहले के मुकाबले कमजोर पड़ी और मसला सिर्फ रिश्ते कमजोर होने का नहीं बल्कि इसका भी है कि भारत का अहम पड़ोसी नेपाल चीन के करीब भी गया है। इस हद तक करीब कि नेपाल में आए भयानक भूकंप के वक्त ताइवान से मदद नहीं ली ताकि चीन नाराज ना हो जाए, और इस हद तक करीब कि भारत को सार्वजनिक तौर पर खरी खोटी भी सुना दी। ऐसे में पीएम का यह दौरा बहुत अहम हो जाता है और सवाल ये उठता है कि क्या मोदी अपनी इस नेपाल यात्रा से एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं और क्या वो इसमें कामयाब होंगे, इसे समझाती ये रिपोर्ट देखिए। ये 2 तस्वीरें भारत और नेपाल के मजबूत होते रिश्तों की गवाह हैं। उस रिश्ते की गवाह जिस पर सेंध लगाने की कोशिश में चीन जुटा हुआ था, लेकिन चीन की इस चालबाजी को मोदी की इस कूटनीतिक चाल से करारा झटका लगा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये नेपाल यात्रा एक तीर से 2 निशाना साधने जैसी है। एक तरफ तो मोदी की इस यात्रा से भारत और नेपाल के रिश्तों में बीते कुछ वक्त में जो हल्की दूरियां आई थी वो दूर होंगी, और वहीं दूसरी तरफ चीन की सारी चतुराई भी धरी की धरी रह जाएगी। भारत और नेपाल के रिश्तों का ये नया आयाम है। मोदी की नेपाल यात्रा जितनी कूटनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उतनी ही अहमियत इसकी सियासी तौर पर भी है। भारत में एक बहुत बड़ा कूटनीतिक कमजोरी 3 साल रही कि वो समझ नहीं पाए कि चीन किस तरह से इनरोड्स बना रहा है नेपाल में। जब तक समझे तब तक चीन वहां पे काफी कब्जा कर चुका था आइडियोलॉजिकल लेवल पे, और कम्युनिज्म वहां पे भारी पड़ने लगा था। ये लड़ाइयां आइडियोलॉजिकल लेवल पे ही लड़ी जाती हैं। एक तरफ दुनिया का आखिरी हिंदू किंगडम था, भारत भी हिंदू नहीं, ये सेकुलर है। आखिरी हिंदू किंगडम आपका पड़ोसी है और आपने बच्चे की तरह नेपाल को पाला है। नमक भी अगर हम ना भेजें तो नेपाल तरस जाएगा नमक के लिए, ये स्थिति थी। ऐसे में नेपाल को हमने जब पाला है तो हमारा बच्चा किसी और के गोद में चला जाए, ये डिप्लोमेटिक बहुत बड़ा एक फोपा था, डिप्लोमेटिक हार थी भारत की। लेकिन बाद में भारत ने रियलाइज किया और आज हम उस मकाम पे आ गए हैं कि फरवरी में सुषमा स्वराज गई थी, अभी उसके प्रधानमंत्री आए और आज हमारे प्रधानमंत्री वहां गए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर मोदी की इस नेपाल यात्रा के मायने क्या है, ये कितनी अहम है और क्यों भारत और नेपाल के रिश्तों से चीन को टेंशन हो रही है। दरअसल नेपाल में प्रधानमंत्री केपी ओली के पिछले कार्यकाल में भारत के साथ नेपाल के रिश्तों में हल्की कड़वाहट आई थी। नतीजा ये हुआ कि भारत का सबसे करीबी पड़ोसी नेपाल चीन के करीब जाने लगा। हालात यहां तक पहुंच गए थे कि 2016 में केपी ओली ने सार्वजनिक तौर पर भारत की आलोचना कर दी थी। उन्होंने भारत पर नेपाल के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। नेपाल में नए संविधान को लेकर मधेसियों की तरफ से किए गए विरोध में भी नेपाल ने भारत पर आरोप लगाए थे। नेपाल का कहना था कि भारत मधेसियों को उकसा रहा है, यानी तनाव साफ साफ दिखने लगा था। इस बीच ये भी याद रखिएगा कि मधेसियों की एक बड़ी आबादी भारतीय मूल की है। ऐसे में मोदी की इस नेपाल यात्रा का महत्व खासा बढ़ जाता है, और वो क्यों बढ़ता है उसे भी समझिए। पिछले कुछ सालों में भारत और नेपाल के बीच दूरियां बढ़ी। इसी का फायदा चीन ने भरपूर उठाने की कोशिश की, इन्वेस्टमेंट और आर्थिक मदद के जरिए। लेकिन मोदी के इस दौरे के बाद धार्मिक कनेक्शन पर जोर डालकर एक बार फिर से भारत नेपाल के साथ संधि मजबूत करना चाहता है, संबंध मजबूत करना चाहता है। भारत और नेपाल 2 देश, लेकिन हमारी मित्रता आज की नहीं, त्रेता युग की है। राजा जनक और राजा दशरथ ने सिर्फ जनकपुर और अयोध्या को ही नहीं, भारत और नेपाल को भी मित्रता और साझेदारी के बंधन में बांध दिया था। एक बात आप जान लीजिए कि नेपाली समाज अंततोगत्वा वो हमारा ही रोटी बेटी का रिश्ता है नेपाल से।
अगर आप जहां पे आज गए हैं जनकपुर में मोदी जी, वहां से हमारी शादी, मेरी अपनी ससुराल वहां के कल्चर से प्रभावित है। पूरा जनकपुर एक बार वो होता था, राजधानी होती थी विदेह की, और मिथिलांचल इसको कहते हैं, मिथिलांचल का पूरा एरिया जनक उसके राजा होते थे। तो इसलिए डिप्लोमेटिक लेवल पे हमें आइडियोलॉजिकल वारफेयर छेड़ना पड़ेगा, और वही मोदी जी करने गए हैं। मधेसी आंदोलन के दौरान नेपाल को भारत से आने वाली जरूरी चीजों की भारी किल्लत महसूस हुई। पेट्रोल और ईंधन पर कहीं न कहीं नेपाल भारत पर निर्भर था, लेकिन नेपाल ने इसी दौरान चीन से नजदीकियां बढ़ाई ताकि भारत पर निर्भरता कम हो सके। वहीं दूसरी ओर नेपाल चीन के वन बेल्ट वन रोड का भी हिस्सा बन गया। दूसरी ओर चीन चाहता है कि नेपाल में पूर्णतः निवेश करे, रेल लाइन डेवलप करे जो काठमांडू तक हो, साथ ही साथ पोखरा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी स्थापित करना चाहता है। अब मोदी के दौरे के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद नेपाल के चीन से बढ़ रही नजदीकियों पर रोक लगाया जा सकेगा। पहले चीन हमेशा राय सलाह दिया करते थे नेपाल को, ठीक है तो तुम्हारे संबंध अच्छे भी नहीं है, कभी कभी बिगड़ जाते हैं, लेकिन भारत का स्थान हम नहीं ले सकते नहीं, क्योंकि सारे सामान आपके लिए हम भी जो भेजेंगे कलकत्ता बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह के मार्फत जाएगा उस रास्ते से। लेकिन जब से शी जिनपिंग आए हैं तो उन्होंने बढ़ा दिया है। उनका पहले वो रेलवे लाइन बन गया लासा के लिए, लासा से नेपाल की सीमा तक आ गया, और फिर वो लाना चाहते हैं काठमांडू तक। तो ये सब कहीं उनको आत्मविश्वास हो गया है कि काफी हद तक वो भारत का जो प्राकृतिक प्रभाव है नेपाल में उसका कम कर सकते हैं। पिछले ही महीने नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली भारत के दौरे पर थे। उनके निमंत्रण के बाद अब नरेंद्र मोदी भी नेपाल के दौरे पर हैं। इस दौरे ने इतना तो साफ कर दिया है कि जो रिश्ता बेपटरी हो रहा था उसे एक बार फिर से पटरी पर डालने की कोशिश की जा रही है। मधेसी आंदोलन के दौरान जिस तरीके से दोनों देश के रिश्ते बिगड़े थे, अब उसे फिर से ठीक करने की कोशिशें हो रही हैं। चाइना को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपके पास टूल्स हैं। एक तो धार्मिक है, सबसे बड़ा हिंदू राष्ट्र है, और हिंदुत्व का आप जानते हैं भारत में इस समय क्या मकाम है। तो उस लिहाज से भी नेपाल से हमारे संबंध अच्छे होंगे, और आइडियोलॉजिकली समाज चूंकि इंट्रिंसिकली हिंदू है, इसलिए हम वहां कम्युनिस्ट को, चाइना के प्रभाव को काफी दूर कर सकते हैं अगर हमने कायदे से अपने प्रयास किए। भारत हमेशा से ही नेपाल का मददगार रहा है। जरूरत की हर घड़ी में भारत ने नेपाल का साथ दिया है। भारत और नेपाल के रिश्ते व्यापारिक, राजनीतिक और कूटनीतिक होने के अलावा भावनात्मक भी रहे हैं। इसलिए मोदी की इस नेपाल यात्रा से दोनों देशों के बीच बढ़ती दूरियां कम हुई। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री मोदी की इस नेपाल यात्रा के मायने भारत में होने वाले साल 2019 के चुनावों के लिए भी बहुत है। दरअसल नेपाल में उन लोगों की बड़ी आबादी रहती है जिनके करीबी और रिश्तेदार भारत में। मोदी नेपाल में धर्म की डोर पकड़कर उन लोगों को भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, राम मंदिर पर फैसला आने की देरी के बीच जनकपुर और अयोध्या के बीच का रिश्ता याद दिलाकर भारत में भी वोट बैंक को खींचने की कोशिश के तौर पर इस दौरे को देखा जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि नेपाल से हमारा रिश्ता रोटी बेटी का है, कल्चरल है, लॉन्ग हिस्ट्री है, हिंदू नेशन है। तो इसलिए नेपाल हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, और जियो स्ट्रेटेजिकली सबसे ज्यादा है। अगर चीन, फर्ज कीजिए कि चीन वहां पे कब्जा जमा लेता है, और चीन के पास मदद करने के लिए बहुत कुछ है, नेपाल को मदद की जरूरत है, इसको हमें काउंटर करना पड़ेगा चाहे कोई भी स्थिति बने। चीन अगर नेपाल में किसी तरह वर्चस्व अपना बना लेता है तो हमारे लिए हम चारों तरफ से घिर चुके होंगे। पाकिस्तान में आप देख रहे हैं किस तरह से चीन कर रहा है, लंका में कर रहा है। ऐसे में नेपाल को हमें, नॉर्थ को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है, और आप ध्यान रखिएगा एक स्थिति और भी है, बारिश आने जा रही है, बारिश में बाढ़ आएगी। 4 नदियां नेपाल से निकलती हैं जो कि यूपी, बिहार, उत्तराखंड में आती हैं, लिहाजा वो बाढ़ हो जाता है। अगर पानी वहां पे नेपाल ने छोड़ दिया तो पूरे बाढ़ में बिहार बह जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि मोदी जी को यह भी डिस्कस करना होगा कि किस तरह से अब की बार अगर पानी आता है तो उसको किस तरह से एडजस्ट करना होगा।
शिव पूजन झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उधर चीन भी नेपाल को भारत से दूर करने के लिए कई तरह के पैंतरे आजमा रहा है। आपको समझाते हैं कि नेपाल को भारत से दूर करने के लिए चीन ने किस किस पैंतरेबाजी का सहारा लिया है। जरा स्क्रीन पर देखिए, आपके सामने चीजें नजर आएंगी कि किस तरीके की चालबाजी चीन जो है वो अपना रहा है। भारत से ज्यादा नेपाल में चीन निवेश कर रहा है। नेपाल में वित्त वर्ष 2017 में 15 अरब नेपाली रुपए का विदेशी निवेश हुआ। इसमें से आधे से भी ज्यादा यानी 8.35 अरब नेपाली रुपए का निवेश चीन ने किया। साल 2017 मार्च में नेपाल के इन्वेस्टमेंट समिट में चीन सबसे बड़ा निवेशक बनकर उभरा। चीन ने नेपाल को 8.2 अरब डॉलर की मदद का वादा किया। चीन की कंपनियों ने भारत के बढ़ते इलेक्ट्रॉनिक मार्केट को भी पीछे छोड़ दिया है और नेपाल में 22 अरब डॉलर का व्यापार कर रही है। 3 साल पहले ही नेपाल के सबसे बड़े विदेशी निवेशक के तौर पर भारत को पछाड़कर चीन सबसे बड़ा निवेशक बन गया था। हर टेंडर में कम से कम बोली लगाकर चीन ने नेपाल में कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स अपने नाम कर लिए, चाहे वो पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो या कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट्स। अब चीन के पास नेपाल के सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं। आंकड़ों में देखिएगा तो पाइएगा कि नेपाल में फिलहाल 341 बड़े प्रोजेक्ट्स जिन पर काम चल रहा है, उनमें से 125 चीन के पास है। यानी आप अंदाजा लगा सकते हैं कि चीन किस तरीके से कोशिश कर रहा है कि नेपाल को आर्थिक मदद पहुंचाकर वहां विकास का काम करके उसका दोस्त बनने की कोशिश करे और नेपाल को भारत से दूर करे। नेपाल पहाड़ी देश है जिसकी सीमा सिर्फ 2 देशों से ही लगती है। 3 तरफ से भारत है, तिब्बत की तरफ से चीन की। अपनी जरूरतों के लिए नेपाल काफी हद तक भारत पर निर्भर रहा है, लेकिन भारत के लिए नेपाल के संदर्भ में चीन की चुनौती अब हिमालय पर्वत जैसी बड़ी होती जा रही है। नेपाल में पिछले 1 दशक में आए राजनीतिक बदलाव, माओवादी ताकतों का सत्ता में आना और चीन की नेपाल में एंट्री भारत के लिए बड़ी चुनौती है और मोदी सरकार को इन सब के बीच भारत का स्टेक सुरक्षित रखना है और इसीलिए पिछले दिनों चीन ने ओली को यात्रा का न्योता दिया था, जिसे नेपाल के प्रधानमंत्री ने स्वीकार कर लिया। लेकिन ओली के चीन जाने से पहले ही भारत ने मोदी का दौरा फाइनल कर दिया। अब आपको दिखाते हैं कि मोदी की ये नेपाल यात्रा कितनी रंग बिरंगी थी और किस तरीके से दोनों नेता यानी प्रधानमंत्री ओली और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ नजर आए, जिसका संदेश चीन तक भी पहुंचा होगा। नेपाल से दोस्ती का गठजोड़ मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने मां सीता के दर्शन किए तो रिश्तों की बस भी शुरू कर दी। ये बस जनकपुर से चलेगी और अयोध्या को जोड़ेगी। नेपाल और भारत के बीच बस सेवा विधिवत उद्घाटन नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री दोनों मिलकर के कर रहे हैं। ये बस सीधे अयोध्या जाएगी। 10 से 11 घंटे में ये बस जो है ये तय करेगी। खचाखच भरी हुई सी बस है। पहली यात्रा इस बस की है और दोनों देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि अब इन सेवाओं में इजाफा किया जाएगा ताकि रामायण सर्किट को सही तरीके से विकसित किया जा सके। बहुत तरीके से बनाया गया है इस बस को। यात्रियों के आराम की पूरी सुविधा का ध्यान रखा गया है। ये 2x2 सीट्स जो हैं स्पेशल सिटिंग अरेंजमेंट तकरीबन 10 से 11 घंटे यहाँ से अयोध्या की यात्रा में लगनी है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्याम सुंदर ढकाल। श्याम सुंदर जी, कितना टाइम लग जाएगा यहाँ से अयोध्या जाने में? करीब करीब 10-11 घंटे। खुशी है जय सीता जी को हम वहाँ पर कैसे वहाँ का शादी हुई थी वो नगरी में हम जा रहे हैं। अयोध्या में रामचंद्र जी के जन्मभूमि में जा रहे हैं। ये क्या कहें, हम तो कितना खुशी है, खुशी का कोई बातें नहीं है। जहाँ जहाँ भगवान राम के पदचिन्ह पड़े हैं उन शहरों को रामायण सर्किट के तहत जोड़ा जाएगा। हिंदुस्तान के ये शहर हैं यूपी का अयोध्या, श्रृंगवेरपुर और चित्रकूट। इसके बाद बिहार का सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा आता है। नंदीग्राम, महेंद्रगिरी, जगदलपुर, भद्राचलम, रामेश्वरम, हम्पी, नासिक, नागपुर और चित्रकूट भी रामायण सर्किट का हिस्सा है। इसी रामायण में श्रीलंका और नेपाल की कई जगह हैं। त्रेता युग की इस विरासत को मोदी सरकार बस के जरिए भी जोड़ रही है। अयोध्या और जनकपुर का नाता अटूट है, अविस्मरणीय है। आज जनकपुर अयोध्या सीधी बस सेवा का प्रारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए भी
आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, प्रशासन का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मोदी ने नेपाल के जनकपुर में मां सीता के मंदिर के दर्शन तो कर लिए, लेकिन सवाल अयोध्या को लेकर है। हर कोई पूछ रहा है कि अयोध्या में कब बनेगा राम मंदिर, और क्या मोदी राम नाम से 2019 फतह करेंगे। नेपाल के जनकपुर से शिवपूजन झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। प्रधानमंत्री का ये दौरा बहुत अहम है और उम्मीद यही की जा रही है कि जिस तरीके से राम और सीता का जिक्र हुआ, जनकपुर और अयोध्या का जिक्र हुआ और रिश्ते कितने पुराने हैं ये बताने की कोशिश और याद दिलाने की कोशिश की गई, उससे जो रिश्तों में कड़वाहट आई थी या दूरियां आई थी वो खत्म हो पाएंगी। प्रश्नकाल में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।